हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। वेलकम आप लोगों का आज के द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन में। आगे बढ़ें उससे पहले देखिए, क्लैट यूजी 2024 का जो एवेंजर बैच है हमारा कल से शुरू हुआ है। अभी सिर्फ ओरिएंटेशन क्लास है, 2 दिन आप और इसमें इनरोल कर सकते हैं। एक बैच की साइज 30 बच्चों की होती है। अभी 26 उसमें फेल हो चुकी हैं, 4 बाकी हैं। नेक्स्ट बैच जो है फिर वो 12 तारीख से शुरू होगा। अगर इसमें नहीं तो फिर आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। क्लैट 2025 के लिए भी हमारा विजेता बैच शुरू हो चुका है। इनकी पूरी डिटेल के लिए आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, वहां पे डेमो क्लास देख सकते हैं। दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके भी आप इन कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। अब आज के न्यूज़पेपर को डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक आर्टिकल आया है कि सुप्रीम कोर्ट मेजॉरिटी रूलिंग फाइंड्स नो फ्लॉज इन 2016 डीमोनेटाइजेशन प्रोसेस। तो आप लोगों को पता है कि 2016 में हमारे देश में डीमोनेटाइजेशन आई थी और बीजेपी जो हमारी सरकार है उनके द्वारा इसको लाया गया था। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में मैटर था जिसमें 5 मेंबर की बेंच बैठी थी और 4:1 में इसके फेवर में वर्डिक्ट आ गया है। क्या है ये पूरा मामला? उससे पहले देखिए, अभी क्लैट का जो पैटर्न हो चुका है ना, थोड़ा सा डायनेमिक हो चुका है और काफी अच्छे और कुछ खराब टाइप के क्वेश्चंस भी पूछते हैं, लेकिन बहुत डिटेल में अपने को पढ़ना है करंट अफेयर। तो ये जो बेंच है ना, उससे पहले आप जानो कि केस का नाम क्या था। तो विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस के अंदर 5 जजेस की जो बेंच बैठी थी उसमें जस्टिस एस अब्दुल नजीर, BR गवई, AS बोपाना, V रामसुब्रमण्यम, जस्टिस BV नागरत्ना, ये डिसेंटिंग ओपिनियन था इनका। तो इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनका डिसेंटिंग ओपिनियन का मतलब होता है कि चारों लोगों ने उसके फेवर में वर्डिक्ट दिया और ये जो थी इनका ऐसा मानना था कि ये गलत था। अब थोड़ा सा और आते हैं। 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन हमारे देश में लाया गया था। ये डेट भी ध्यान रखना। डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, मैं लेमन लैंग्वेज में आपको बोलूं कि कोई करेंसी जो आपके यहाँ पे है उसको सरकार विड्रॉ कर लेती है, उसकी जगह कोई नई करेंसी ले आती है। और इंग्लिश में इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है। MCQs में ऐसे क्वेश्चन वैसे बन सकते हैं कि डिमोनेटाइजेशन की इसमें से क्या सही डेफिनेशन है, 4-5 लिख देंगे, फिर आपसे पूछ लेंगे कौन सी गलत है। तो वो वाली चीज है, ठीक है। वॉज द फर्स्ट टाइम टू गवर्नमेंट इज डीमोनेटाइजेशन, जो हमारे देश में नवंबर 2016 में हुआ था। क्या ये ऐसा पहली बार हुआ था? इससे पहले कभी सरकार ने डीमोनेटाइजेशन नहीं किया है? तो जवाब है गलत। इससे पहले भी हमारे देश में डीमोनेटाइजेशन जो है वो हो चुका है। कब हुआ है? 2 टाइम्स बिफोर 2016 डीमोनेटाइजेशन। पहला हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा 1946 में। कब किया था गाइस? 1946 में, जब RBI ने डीमोनेटाइज किया था 1000 और 10,000 के नोट्स। क्या आपको पता है कि इंडिया के पास 10,000 के नोट्स भी होते थे? अभी मैं आपको उसकी शक्ल भी दिखा देता हूं। तो ये देखिए, हमारे 10,000 के नोट्स होते थे, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 10,000। तो ये हमारे देश के 10,000 के नोट्स होते थे। तो यहाँ पे पहली बार डिमोनेटाइजेशन जो है वो 1946 में देखा था। फिर क्या हुआ? डिमोनेटाइजेशन जो है ना, वो उस समय जब आपका 1946 में हुआ, फिर इन नोट्स को 1000, 5000 एंड 10,000 को री इंट्रोड्यूस कर दिया गया 1954 में। एंड 1978 में मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट ने इन नोट्स को वापस डिमोनेटाइज कर दिया। मतलब पहले यहां पे खत्म हुआ, फिर यहां पे री इंट्रोड्यूस हो गया और यहां पे फिर से उसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो 2 टाइम कौन से हुए आपको क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए, आगे बढ़ते हैं। किस सेक्शन के तहत जो है RBI ने ये डीमोनेटाइजेशन की प्रोसेस जो है वो लाई थी? तो सेक्शन 26 सब क्लॉज 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जा रहा है, क्योंकि अभी जो हमारा पूरा मामला है ना कोर्ट के अंदर, वो इसी के ऊपर था कि क्या इसके तहत ये जो फैसला था सरकार का वो सही था या गलत था। तो सेक्शन 26 सब क्लॉज 2 ऑफ RBI एक्ट जो है, ये कहता है कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर जो सेक्शन 26 सब क्लॉज 2 है, वो ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर एनी सीरीज ऑफ बैंक नोट्स ऑफ एनी डीमोनेटाइजेशन इलीगल टेंडर आफ्टर अ रिकमेंडेशन फ्रॉम सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI। तो ये सेक्शन 26 सब क्लॉज 2 जो है वो RBI एक्ट का कहता है, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन है मेरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ये RBI आपका एक्ट है, ये कब आया था? ईयर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। चलिए, ये 10,000 का नोट मैंने आपको दिखाई दिया है।
इसके बाद द न्यू कोरोना वायरस वेरिएंट ऑन द ब्लॉक। तो अभी देखिए एक नया कोरोना वायरस का वेरिएंट जो है काफी न्यूज में है, काफी चर्चा में है, केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो ये कौन सा वेरिएंट है, कैसे फॉर्म हुआ है, देखिए यहाँ पे XBB.1.5 एक रिकॉम्बिनेंट है। इसका मतलब क्या होता है रिकॉम्बिनेंट का मतलब? इसका मतलब ये होता है कि ये प्रोडक्ट है जीनोम्स ऑफ 2 डिफरेंट स्ट्रेन्स स्प्लाइस टुगेदर। अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में आपको कहूं तो एक ये वेरिएंट था, एक ये वेरिएंट था, और इन दोनों का मिलके जो है ये आया है। इन द यूएस इट अकाउंटेड फॉर 40.5% ऑफ ऑल न्यू केसेस बाय दिसंबर 30, और इंडिया में भी अब जो है इसके मामले बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद व्हाट इज द न्यू डिलिमिटेशन एक्सरसाइज बाय आसाम। तो ये क्या हो रहा है आसाम के अंदर, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो डिलिमिटेशन क्या होती है? ये एक प्रोसेस होती है जिसमें बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को चेंज किया जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक ये कोई एरिया है, ठीक है, यहां पे मान लो 3 एमएलएस की सीट है, तो इसको चेंज करके क्या कर दिया जाएगा, कल को सेम एरिया के अंदर 1 2 3, तो अब एक एमएलए की सीट ये है, एक एमएलए की ये है, एक एमएलए की ये है। समझ में आया? एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा। ये एमएलए में बोल रहा हूं, आप एमपी पे भी ले सकते हो, स्टेट असेंबली के इलेक्शंस पे भी ले सकते हो, एंड लोकसभा के इलेक्शंस पे भी ले सकते हो, ठीक है। देखो 2002 से 2008 के बीच में भारत के बहुत सारे जगहों पे डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करी गई थी, बट आसाम में ऐसा नहीं किया गया था, और उसी के चलते हुए अभी फिलहाल आसाम में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करी जा रही है। तो उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि भैया जब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करी जाएगी तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज चेंज होंगी, तो नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। और जो अपोजिशन है वो ये कह रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपने फायदे के लिए कर रही है, वो ऐसे ऐसे एरिया डिसाइड कर रही है जहां पे उनके फेवर वाले जो लोग रहते हैं वो ज्यादा हैं। तो ये एक मामला है जिसकी वजह से अभी ये कॉन्ट्रोवर्शियल चल रहा है, न्यूज में है। आपने जम्मू एंड कश्मीर में भी जब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई थी तब भी हमने इसके बारे में काफी पढ़ा था, ठीक है। ईरान इशूज वार्निंग ऑन मैंडेटरी हैंडस्कार्फ इवन इन कार्स से रिपोर्ट। तो पूरी दुनिया एक तरफ, सारा बवाल एक तरफ, लेकिन ईरान जो है वो किसी की सुनने वाला है नहीं, और फिर उनकी जो ये वाली हरकत है जो वुमेन्स को सप्रेस करने वाली, वो अभी तक कंटिन्यू हो रही है। यूक्रेनियन रॉकेट्स स्ट्राइक्स किल्स 63 रशियन ट्रूप्स इन डोनेस्टेक। तो भाई देखो यूक्रेन जो है वो बिल्कुल अब वाली पोजीशन पे आ गया है कि भैया अब हम तो सरेंडर नहीं करेंगे। रशिया कुछ भी कर रहा है, यूक्रेन उसके ऊपर डबल अटैक कर दे रहा है। आपको याद होगा मैंने आपको हिमरस के बारे में बताया था। हिमरस, बताओ मैंने क्या बताया था? थोड़ा जिन्होंने पहले से द हिंदू फॉलो करते होंगे उन्होंने इसके बारे में पता होगा, जो नहीं करते हैं उनको मेरे आज का होमवर्क है, थोड़ा सा हिमरस के बारे में पता करें। कल मैं स्लाइड में इसके बारे में पूरी डिटेल इंक्लूड करके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका यूज करके रशिया के ऊपर ही किया गया है। ऐसा नहीं कि रशिया जवाब नहीं दे रहा है, रशिया भी दे रहा है, बट आई डोंट नो व्हाई द हिंदू इज ओनली कवरिंग द यूक्रेन वाला थिंग, ठीक है। कल भी इनका यही था। विलिंग टू वर्क एट नॉर्मलाइजिंग यूएस टाइज, वेनेजुएला प्रेसिडेंट ऐसा कह रहे हैं। कौन है? निकोलस मदुरो, ठीक है। पहले तो देखो क्या है वेनेजुएला क्राइसिस और कैसे ये मैटर आया है। पहले यही थे क्या वेनेजुएला के प्रेसिडेंट? नहीं। देखो पहले तो वेनेजुएला का मैप देख लो, ये अपना प्यारा भारत है और ये आपका क्या हो गया, वेनेजुएला हो गया, ठीक है। तो यहां से देखो, जब भी किसी कंट्री के बारे में पढ़ो, किसी जगह के बारे में पढ़ो, हमेशा मैप में ना उसकी लोकेशन देख लो, जिससे कि आपको उसके बारे में पढ़ते टाइम पे ज्यादा याद रहने की चांसेस हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ही मैं दे रहा हूं, आप सभी ने मोरबी ब्रिज कोलैप्स पढ़ा होगा। उस समय गुजरात का मैप उठाना था, इंडिया का मैप उठाना था और उसमें मोरबी की लोकेशन देखनी थी। इससे आपको एक तो ज्योग्राफिकल नॉलेज भी बढ़ रही है, दूसरा आपको उन चीजों के बारे में फिर समझने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये देख सकते हो आप कि ये आपका वेनेजुएला पड़ता है अमेरिका के पास, ठीक है। तो ये इंडिया है और वो आपका वेनेजुएला है। यहाँ पे मामला क्या था, देखो 2019 की बात है। कब की बात है? 2019 की। जुएन गुआडो, इन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया था वेनेजुएला का 2019 जनवरी 2023 को। यूएस जो है ना वो इनके खिलाफत में रहता था, तो यूएस ने कहा कि भाई हम तुम्हें प्रेसिडेंट नहीं मानते हैं, और यूएस ने इनके ऊपर काफी सारे सैंक्शंस लगा दिए। वेनेजुएला का नाम आपने सुना है कि भाई ऑयल एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है, जो कि काफी सारा ऑयल है।
या फिर हम ये भी कहें कि वेनेजुला ऐसी कंट्री है जो अपनी इकोनॉमी बहुत अच्छी कर सकता था क्योंकि उनके पास इतना सारा ऑयल है, लेकिन वो नहीं कर पाया क्योंकि वो सिर्फ इस पर डिपेंडेंट हो गया। तो ये वाली प्रॉब्लम हो गई। तो हुआ क्या कि यूएस ने कहा कि हम निकोलस मदुरो को मानते हैं और ये भाई हम नहीं मानते इस बंदे को, ये जब तक रहेगा हम तुम पे सैंक्शन लगा के रखेंगे। तो सैंक्शन के लिए क्या किया, वेनेजुला की स्टेट के द्वारा एक ऑयल कंपनी रन करी जाती है पेट्रोलिस डी वेनेजुला, उस पे सैंक्शन लगा दिए गए। क्या लगा दिए गए, सैंक्शन लगा दिए गए। और उसके बाद जो है वेनेजुला की हालत जो है और खस्ती होने लगी, क्योंकि किसी भी कंट्री को अगर आप हिट कर सकते हो ना आज की डेट में, तो आप हथियार से नहीं कर सकते। आप यूक्रेन को देख रहे हो कितना छोटा है कंपेयर टू रशिया, पर हथियार तो मिल रहे हैं ना, वो अटैक कर रहा है। अगर यहाँ पे अगर कल को यूक्रेन को रशिया को हराना है या फिर यूक्रेन को रशिया को हराना है या रशिया को यूक्रेन को हराना है, तो जिस कंट्री की इकोनॉमी जल्दी गिरेगी ना वो कंट्री पहले घुटने टेकेगा। तो यही यहाँ पे हुआ है। अब क्या हुआ, अभी यहाँ पे वापस सत्ता पलट हो गई है। जो पुराने वाले बंदे थे उन्होंने गुडायो ने जो है अपना वो कर दिया है, उन्होंने कहा हम इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं, और निकोलस मदुराओ जो हैं वो अभी आ गए हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। अब इसमें भी ये है कि कुछ लोग अभी भी उनको प्रेसिडेंट मानते हैं, कुछ लोग इनको मानते हैं। ये यहाँ की कहानी जो है वो चलती रहती है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं। कल मुझे एक स्टूडेंट हैं हमारे यूट्यूब पे ही देखते होंगे, तो उनका फ़ोन आया कि सर नेपोटिज्म हम सुनते हैं कि लिटिगेशन में भी बहुत ज़्यादा है, तो क्या सर एक्चुअली नेपोटिज्म इन लिटिगेशन का मतलब क्या है और क्या ये है? क्योंकि हमने आज से पहले तो सर सिर्फ बॉलीवुड का नाम सुना था कि भाई बॉलीवुड में बहुत सारा नेपोटिज्म होता है। तो देखो सबसे पहले ना इस इमेज के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि नेपोटिज्म क्या होता है। ये देखो एक बंदा है जिसको यहां पहुंचने के लिए यहां से जंप मारनी है, यहां से जंप मारनी है, ठीक है, यहां से जंप मारनी है, यहां से जंप मारनी है, यहां पे फिर जंप मार के वो पहुंचेगा। लेकिन इस बंदे के लिए सीढ़ी लगा दी गई, तो इसको ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये सीधी यहां पे पहुंच जाएगा। तो नेपोटिज्म का बेसिकली मतलब चाहे आप किसी भी फील्ड में ले लो, ये होता है कि आपके लिए कोई काम जो है ना वो आसान कर दिया जाता है करना कंपेयर टू अदर्स। तो अब आपका जो क्वेश्चन था कि सर क्या लिटिगेशन में नेपोटिज्म है, तो जवाब है हाँ है। अगर कोई बंदा जो है वो वकालत 50 साल से कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि उनकी जो फैमिली है वो उसको उसका एडवांटेज नहीं मिलेगा? मिलेगा ना यार। 50 साल से उनके पास कितना क्लाइंट सर्कल है। आज की डेट में आप लोग ये सोचते हैं कि आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी हो जाए, बहुत नॉलेजेबल हो जाए और लिटिगेशन में जाके सक्सेसफुल हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटी विथ टाइम आएगी, तुरंत नहीं होगा। लेकिन आप ही के साथ कोई बच्चा जो है उसके अगर फादर अच्छे वकील हैं तो वो पहले दिन से जाके पैसा कमा सकता है, लेकिन आपको वही चीज करने में 7-8 साल कम से कम लग सकते हैं। एंड उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आप सक्सेसफुल होगे, क्योंकि ये सिर्फ लिटिगेशन की बात नहीं है। आप किसी भी बिजनेस को उठा के देख लो। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। ये किसी के घर पे ब्रिक्स का काम है, ब्रिक्स बनाने का काम है, तो अब मैं वो काम करने जाऊंगा तो मुझे तो पूरा सीखना है, तो मुझे तो सीखने में ही 3-4 साल लग जाएंगे। उतना पैसा कहां से लाऊंगा मैं उसमें लगाऊंगा। लेकिन अगर किसी के पास वो काम ऑलरेडी है तो उसके बच्चे को तो विरासत में सारा काम का जैसे चलता है वो सिखा दिया जाएगा, ये चीजें हो जाएंगी। तो हाँ, नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है लिटिगेशन में या फिर किसी भी फील्ड में, पर उससे हताश नहीं होना है। वो भी अपने जगह पे सही है कि उन्होंने वहां पे बिजनेस बनाया है तो उसका फायदा उनके जनरेशंस को मिलेगा, लेकिन आपको उससे हताश नहीं होना है। लाइन टफ हो जाती है लिटिगेशन में अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो। फर्स्ट जनरेशन लॉयर मतलब फैमिली से पहले लॉयर हो, बट ये नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते, आप अच्छा कर सकते हो। तो वो चीज दिमाग में लेके मत चलना, ठीक है। और ये हर फील्ड में, आप डॉक्टरी में ले लो, बॉलीवुड में ले लो, कहीं भी ले लो, तो ये एग्जिस्ट करता है। बट इसको एक हर्डल नहीं बनाना है दिमाग में, जहां चाह होती है वहां राह होती है, ठीक है। तो आई होप दिस सेशन आपके लिए यूजफुल रहा हो। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं कल हमारे हिंदू डिस्कशन में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।